नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो के न्यूज नेशनल। एक झूठी अफवाह की आड़ को लेकर बांग्लादेश में दुर्गा पूजा पंडालों, मंदिरों और हिंदुओं के घरों पर जैसे भीषण हमले किए गए, उससे यही साबित होता है कि इस देश में बचे कुचे हिंदू समुदाय के लिए रहना अब दुर्भर होता जा रहा है। इसके पहले भारतीय प्रधानमंत्री की बांग्लादेश यात्रा के बाद भी हिंदू मंदिरों पर चुन चुन कर हमले किए गए थे और यह ठीक है कि भारतीय विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश में घट रही घटनाओं का संज्ञान लिया, लेकिन इससे आसार कम है कि इससे वहां की सरकार चेतेगी और परिस्थितियां सुधरेगी। हालत बदलने के लिए आसार ये जो दिखाई दे रहे हैं वो काफी कम है, क्योंकि बांग्लादेश में कट्टरपंथी और जिहादी तत्व बढ़ते जा रहे हैं। बांग्लादेश सरकार इन तत्वों से कड़ाई से निपटने के बजाय जिस तरह उनसे समझौते करने की प्रवृत्ति दिखा रही है वह खतरे की घंटी के समान है। बांग्लादेश में पंथ निरपेक्ष सोच वाले लोग भी जिहादी तत्वों के निशाने पर है। अब तो वहां इस्लामिक स्टेट सरीखे खूंखार आतंकी संगठन ने भी जड़ें जमा ली है। इसे बड़ी विडंबना और कोई नहीं है कि बांग्लादेश में तब हिंदुओं को निशाना बनाया गया जब भारत उसकी मुक्ति का 50वां वर्ष मना रहा है। बेहतर हो कि बांग्लादेश सरकार यह समझे कि उसके यहाँ बेलगाम होते जिहादी दोनों देशों के संबंधों को पटरी से उतारने का काम कर रहे हैं। वहां की घटनाओं का भारत पर असर पड़ना स्वाभाविक है और यही हमारा आज का मुद्दा है कि हिंदुओं पर जो हमले हो रहे हैं और ये जो चुनौतियां हैं सामने, आखिर अब इसका सामना कैसे करेंगे। तो हमारे साथ इस चर्चा में अब जुड़ चुके हैं भाजपा की ओर से नीलेश सोलंकी हमारे साथ जुड़े हैं, धर्मगुरु ज्योतिर्नाथ जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ राजेश ठाकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं और एएचपी नेता नीरज वाघेला जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है के न्यूज में। आपसे शुरुआत करना चाहूंगी राजेश जी। यहाँ पर 1971 में अगर पाकिस्तान से अलग होने की घटना को याद करें तो एक नए देश के रूप में जन्म लिया था बांग्लादेश ने। अगर देखा जाए तो 4 नवंबर 1972 को में जो स्वीकार किया गया था वहां का संविधान, जिसमें लिखा था कि वो बांग्लादेश खुद को एक धर्म निरपेक्ष समाजवादी लोकतांत्रिक देश के तौर पर वो काम करेगा, लेकिन बाद में देखा गया कि कुछ ज्यादा दिनों तक ये धर्म निरपेक्ष वाला संविधान था वो वहां पर टिका नहीं। 7 जून 1988 को उसने खुद को एक इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर दिया और अगर संख्या पे भी गौर करें तो तभी से कहीं ना कहीं हिंदुओं के लिए वो खतरा बन गया। क्या कहना चाहेंगे राजेश जी? बिल्कुल सही बात है जी। इसके अगर मूल में जाए तो जो टू नेशन थियरी थी और टू नेशन थियरी का जो आधार था जिसका गांधी जी ने विरोध किया था, वो आधार जो था वो धर्म के आधार पर देशों का बंटवारा, यानी कि हिंदू जो है वो हिंदुस्तान में रहे और जो मुस्लिम है उसके लिए पाकिस्तान या अलग कोई जो भी राष्ट्र बने। लेकिन भारत ने आखिरकार वो थियरी को नकार दिया और बिन सांप्रदायिकता के राह पर जो हमारे शास्त्र कहते हैं, जो हमारे वेद कहते हैं, वसुदेव कुटुंबकम की जो भावना है हमारी कि हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, धर्म या जाति कोई भी हो, लेकिन पहले वो इंसान है और इंसानियत की राह पर चलते हुए हमने ये बिन सांप्रदायिकता का स्वीकार किया। और उसके साथ साथ जो पश्चिम बंगाल था जो और पूर्व बंगाल था, पूर्व बंगाल में मुसलमानों की अधिक ज्यादा संख्या थी और जो पश्चिम बंगाल था उसमें हिंदुओं की ज्यादा संख्या थी। तो जो पूर्वी बंगाल वाला हिस्सा था जिसको 1949 के बाद पूर्वी पाकिस्तान कहा जाने लगा, वो पाकिस्तान के साथ चला गया। लेकिन पाकिस्तान के साथ जाने के बाद भी ये जो पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा था वो खुश नहीं था और वो खुश नहीं था इसके लिए 1949 में अवामी लीग बनी और उसका जो उद्देश्य था वो उद्देश्य ही पूर्व पाकिस्तान की स्वतंत्रता का था। और उसमें हम देख रहे हैं कि इतिहास ने कैसे कैसे करवट ली। 97 का जो वॉर हुआ उस वॉर में भारत ने हस्तक्षेप किया और पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए और उसमें से बांग्लादेश की रचना हुई। ये इतिहास है। लेकिन ये दोनों देश यानी पाकिस्तान या बांग्लादेश, ये दोनों देश है, वो दोनों देश, पाकिस्तान तो पहले से ही मुस्लिम राष्ट्र के तौर पर आकार ले चुका था, लेकिन बांग्लादेश के अंदर बहुमति जो थी वो मुसलमानों की थी
और हिंदुओं बहुत कम थे। उस वक्त भी हिंदुओं पर बहुत हमले हुए और हजारों की संख्या में उनकी हत्याएं हुई। कई लोगों को हमने आश्रित के रूप में भारत में उनको सहारा दिया। लेकिन उसके बाद जब बांग्लादेश का एक गठन हो गया और भारत ने बहुत ध्यान रखा, क्योंकि एक दुश्मन तो हमारा था ही पाकिस्तान, और अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे कि हम सब कुछ बदल सकते हैं लेकिन अपना जो पड़ोसी है उसको नहीं बदल सकते, तो पड़ोसी के साथ हमेशा संबंध अच्छे रखने चाहिए। तो इस आधार पर हमने बांग्लादेश के साथ अपना ट्यूनिंग बनाए रखा और बांग्लादेश ने भारत के साथ कभी जो है कि हमारी सरहदों पर या सीधा जो आतंकवाद को प्रोत्साहन देना, वो बहुत साल तक वहां से नहीं हुआ। लेकिन अभी अभी जो डेवलपमेंट हो रहा है अफगानिस्तान के बाद और पाकिस्तान की जो स्थिति है, वो पाकिस्तान के फ्रस्ट्रेशन जो है वो सारा एक अलग दिशा में जा रहा है। और हम देख रहे हैं कि सिर्फ बांग्लादेश नहीं, पाकिस्तान तो था ही हमारे लिए मुश्किल, लेकिन आज जो हमारे मित्र राष्ट्र थे भूटान, हमारा मित्र राष्ट्र था नेपाल, हमारा मित्र राष्ट्र था श्रीलंका, ये सारे अभी मालदीव में भी समस्याएं सामने आने लगी है। तो हमारी जो सरहदें हैं उसमें सरहद में एक बांग्लादेश था जिसकी सरहद शांत थी, लेकिन हम पिछले 6-8 महीने से ये देख रहे हैं कि वहां पर भी अब एक अलग प्रकार की सोच जो है वो बलवत्तर हो रही है। और जो उनका जो मिशन था पाकिस्तान से अलग होने का, वो मिशन कहीं ना कहीं खतरे में दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि बांग्लादेश की स्थिति भी ज्यादातर पाकिस्तान जैसी होने लगी है, क्योंकि एक सामान्य जो बात है कि एक अफवाह है कि किसी धर्म ग्रंथ का अपमान किया गया और वो अफवाह चली, और वो अफवाह चलने के बाद वहां पर जो दंगे हुए और दंगे होने के बाद हिंदू जो मंदिर थे, हिंदू जो मठ थे, वहां बौद्ध के मठ बहुत है। वहां हिंदू एक्चुअली बांग्लादेश जब पूर्व पाकिस्तान बना तो उसमें जो बौद्धिक लोग थे, ज्यादातर बौद्धिक लोग, उसमें बौद्ध और हिंदू धर्म के बौद्धिक लोग थे, वो बहुत सारी संख्या में वहां पर थे। तो आज भी वहां की संस्कृति आप देखोगे तो उसमें बौद्धिज्म भी मिलेगा और हिंदुइज्म भी मिलेगा, लेकिन उस पर अब हमले होने लगे हैं। और जो वहां के हिंदू है वो फिर से असुरक्षा का भाव उनमें पैदा हुआ है। तो जो हमने 1971 के पहले जो देखा था जो समय, ऐसी ही कुछ स्थिति बांग्लादेश में अभी पनप रही है। और हमारे लिए चिंता का विषय ये है कि वहां की जो स्थिति है वो स्थिति दोनों तरफ से, एक कूटनीतिक तौर पर और दूसरी हमारे जो वहां पर हिंदू लोग हैं उनकी सुरक्षा के तौर पर, दोनों समस्याएं हमारे सामने हाथ फैलाकर खड़ी है। और उसको राजनीतिक तौर पर और कूटनीतिक तौर पर हमें उस समस्या का हल करना है। ये सबसे बड़ी चुनौती आज की डेट में है। जी जी बिल्कुल। ज्योतिर्नाथ जी, आपकी ओर आना चाहूंगी, क्या कहना चाहोगे? बांग्लादेश में फिर एक बार हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। जमाते इस्लामी के जो उपद्रविया है वो कहीं ना कहीं हिंदुओं के घरों में आग लगा रहे हैं, मंदिरों में तोड़फोड़ कर रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? जमाती इस्लामी उर्जिया की बात करते हैं, उससे बड़ी बात यह है कि ये लोग ये चीज भूल गए कि भारत की वजह से ही वो लोग आजाद हुए। इनका अस्तित्व होने का मूल कारण भारत, और भारत ने ही 1971 में अभी बताया इन्होंने जो अगुवाई ली, युद्ध किया, आजाद हुआ बांग्लादेश। मगर वैचारिक तौर पे वो लोग आजाद नहीं होते, और वैचारिक तौर पे आजाद नहीं होने के कारण वो लोग एक तरफ से कुछ भी समझो, ये पाकिस्तान, चाइना और इन लोगों के षड्यंत्र में ही अभी जो बात कर रहे थे, भूटान, म्यांमार के ये सब जगह, नेपाल भी आ गया इसमें, कि चाइना एक प्रकार से दबाव खड़ा कर रहे हैं हमारी तरफ, और ये पूर्ण कोशिश उसमें बांग्लादेश में बाकी नहीं रहा। इन्होंने इन लोगों को बहुत बड़े पैमाने पर लोन दे दी और इनके पास अब हिंदुओं को इफेक्ट हो ऐसा कार्य कराना चालू कर दिया। ये पूरी सोची समझी चाल है, और ये चाल के पीछे आहत हिंदू समाज होता है, आहत पूर्ण हिंदुस्तानी जो है वो होता है कहीं पर भी। ये सोची समझी चाल इसलिए कि आज बस्ती की संख्या में देखो तो चाइना और इंडिया दोनों एक दूसरे को कहीं पर कॉम्पीट कर रहे हैं, मगर बाहर के देशों में भी
हम खाली ऐसा गिनते कि 100 हम इतने करोड़ है, मगर हम ये नहीं गिनते कि हम पूरे विश्व में 1 अरब है। तो ये जो बाहर हम फैल चुके पढ़े लिखे लोग, एक अलग प्रकार का डेवलपमेंट अमेरिका में, लंदन में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में जो हिंदू लोगों का है, वो कहीं न कहीं पाकिस्तानियों को और चाइना वाले को दर्द करता है, चुभता है। और ये चुभन कई उठ के पूरे पैमाने पे देखा जाए तो कई उठ के, क्योंकि सब जगह पे दुबई में भी मंदिर बन गया, समझ लो मंदिर बनना जो चालू हुआ सब जगह पे, ये चुभन पहुंचते पहुंचते अभी बांग्लादेश तक पहुंच गई कि ये चुभन को नहीं रोका तो बहुत कहीं न कहीं अखलती है, और वो अखलाट यहाँ पे दिख रही है। जलपा जी जी बिल्कुल, आपकी ओर आना चाहूंगी नीरज जी, क्या कहना चाहोगे? अगर आंकड़ों पर गौर करें तो वर्ष 1901 में 33% हिंदू थे। अगर हम बात करते हैं संयुक्त भारत के एक प्रांत के रूप में, जिसमें तत्कालीन पूर्वी बंगाल आ जाता है, यानी कि मौजूदा बांग्लादेश। अगर हम हिंदुओं की संख्या और आगे गौर करते हैं तो 1951 जिसमें 22% हुआ करती थी। 1974 की अगर हम बात करते हैं तो 13.5% थी, और जो लास्ट अंक बताते हैं 2011 के, वो 8.5%, यानी कहीं ना कहीं जैसे हिंदुओं की संख्या घटती गई, ऐसे ही उन पर दमन भी बढ़ता गया। बिल्कुल बिल्कुल जलपाए, एकदम सही बात है। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं कि जो बांग्लादेश भारतीय सेना के रक्त से जो स्वतंत्र हुआ है और भारत के उपकार के जिसका अस्तित्व है, वो बांग्लादेश के अंदर 66 से ज्यादा हिंदुओं के घर के ऊपर आक्रमण हुआ है। हमारी बहन बेटियों की इज्जत के ऊपर उन्होंने खिलवाड़ किया है। 20 से ज्यादा घरों के ऊपर आगजनी की घटना हुई है, सैकड़ों को कत्ले आम किया है। ये बांग्लादेशी जो घटना हो रही है, इसके मूल के अंदर जाना चाहिए। ये विचार उत्पन्न कहां से हुआ? ईस्वी सन 712 से इस्लाम की जब स्थापना हुई, तब से एक हाथ में कुरान और एक हाथ में तलवार लेके निकले थे। यही सोच मोहम्मद गजनवी से लेके आज के बांग्लादेश के जो जिहादी तत्व है, उनकी सोच एक ही है। मतलब यही रास्ते पे चल रहे हैं। और पूरे विश्व के अंदर ये कोई बांग्लादेश की घटना है ऐसी नहीं है, ये घटना अफगानिस्तान में भी हो रही है। 22 साल पहले वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर जो हमला हुआ था, जिस तालिबानियों ने हमला किया था, उसी तालिबानी को आज अफगानिस्तान की सत्ता में वापस आ गए हैं। जिस जगह पर गुरुद्वारे के ऊपर हमले हो रहे हैं, फ्रांस में कोई मोहम्मद पैगंबर का कार्टून बनाता है, उसको कत्ल कर दिया जाता है। संपूर्ण विश्व की मानसिकता यही है। केवल बांग्लादेश में हिंदुओं ऊपर आक्रमण हुआ है ये बात नहीं है, लेकिन ये जिहादी मानसिकता और कुरान की आयत को समझना पड़ेगा। इसके पीछे मूल कारण क्या है? तो मूल कारण जिहादी जो मानसिकता है ये है। पूरे विश्व की मानसिकता मुसलमानों की एक ही है, अपने अलावा और किसी को सहन नहीं करने की ये जो मानसिकता है, इसके कारण से संपूर्ण विश्व में हमले हो रहे हैं। हमारे हिंदू विश्व के अंदर सुरक्षित नहीं है। तो ये मानसिकता जब तक नहीं जाएगी तब तक ये प्रश्न खड़ा ही खड़ा रहेगा। और दूसरी एक चीज मैं बताना चाह रहा हूं कि अल्पसंख्यकों की ये केवल बांग्लादेश की बात नहीं है, हमारे कश्मीर के अंदर भी ताजेतर में हाल ही में बहुत सारी घटना ऐसी हुई है जहां आतंकवादियों ने खुलेआम बोल दिया है कि हिंदुओं कश्मीर छोड़ो। ये बात आतंकवादियों ने भारत सरकार की छाती के ऊपर बोली है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? ये जिहादियों का खुला दौर मिल गया है। और मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी यहाँ विराजमान है, उनसे भी प्रश्न करने चाह रहा हूं कि हिंदुओं की सुरक्षा के लिए भारत सरकार अब तक क्यों चुप है? एनआरसी, सीएए के ऊपर तो बहुत सारी सभाओं के अंदर चिल्ला के बोल रहे थे। कितने बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारत से बाहर किया, कितने को डिपोर्ट किया, जो नहीं जाना चाह रहे उसको फायरिंग गोली क्यों नहीं मारी? ये भारत सरकार से मैं आज सवाल करना चाह रहा हूं। तो जो समस्या का मूल है उसको हटाने के लिए कोई भी प्रबंध सरकार ने नहीं किए हैं। 2013 के बाद में 3680 वक्त बांग्लादेश के अंदर ये जिहादियों ने हिंदुओं के ऊपर अटैक किया है। क्यों सरकार अब तक मौन है? ये जानना चाह रहे हैं। सरकार का प्रभाव इतना क्यों नहीं है कि पड़ोसी देश
हमारे हिंदुओं के ऊपर आंख ऊंची करके क्यों देखने का प्रयास करे? क्या डिप्लोमेसी है सरकार की? थोड़े ही टाइम पहले प्रधानमंत्री बांग्लादेश जाके आए और इतना कत्लेआम बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, एक भी स्टेटमेंट सरकार की ओर से आज तक नहीं मिला है। क्या प्रयास है? बांग्लादेश के अंदर यदि जरूरत पड़े तो भारत की सेना को ले जाओ और ये बांग्लादेशी जो जिहादी तत्व है उनको पकड़ पकड़ कर समाप्त करो, अंतरराष्ट्रीय दबाव बनाओ कि इन जिहादियों को पकड़े, उनको उनके ऊपर कार्यवाही करे, उनको सजा दे और जो भोग हिंदू बने हैं उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए। ऐसा पूरा भारत सरकार से दबाव होना चाहिए, ये मेरी बात है। जी बिल्कुल, आपकी ओर आना चाहूंगी नीलेश जी। अगर 1971 की बात करें तो पाकिस्तान से जब बांग्लादेश का बंटवारा हुआ था उस वक्त भी वहां पर हिंदुओं पर काफी अधिक मतलब हिंदुओं को पीड़ा झेलनी पड़ी थी। अगर हम बात करें तो उसी दौरान ये भी देखा गया था कि बड़ी संख्या में हिंदुओं को मारा गया था या तो फिर हिंदुओं का धर्म परिवर्तन भी कराया गया। और काफी अगर हिंदुओं की बात करें जिन्होंने भारत में भी शरण ली थी। और अब हम देख रहे हैं कि फिर एक बार हिंदुओं पर जो वहां दमन है वो किया जा रहा है। अब आगे क्या रहेगी सरकार की स्ट्रेटेजी? जी जलपा जी, सबसे पहले मैं आपको अभिनंदन और धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने ये हिंदुत्व का जो मुद्दा है कि बाहर के जो हमारे हिंदू है उनके लिए जो ये मुद्दा उठाया। मतलब काफी सारे पूरे विश्व में हिंदू का कुछ भी होता है तो काफी सारे मतलब अपने हिंदुस्तान में भी कुछ होता है हिंदू पे तो मानव अधिकार आ जाते हैं। मतलब जितनी भी संस्था है सर्टिफिकेट देने वाली कि भाई भारत सरकार मोदी जी के शासन में मुस्लिमों को तकलीफ हो रही है, ये हो रही है। मतलब अभी मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि इतने जम्मू कश्मीर में 15 दिन से और ये दुर्गा पूजा के 15 दिन से मतलब आप देखिए कि कहीं ना कहीं प्री प्लानिंग सब प्लान है। और विश्व में जो 80 संगठन है जो जिहादी है उसमें से एक संगठन ये इस्लामिक है और जिसके जड़ें पूरी पाकिस्तान की तरफ जा रही है। मतलब हमारी जो डिप्लोमेसी मोदी जी है, माननीय प्रधानमंत्री जी है, उनकी डिप्लोमेसी इतनी अच्छी है कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना से कांटेक्ट में है। वहाँ के हमारे जो हाई कमीशन है विक्रम जी उनके कांटेक्ट में है। लेकिन हमारे वहाँ पे कोई भी हिंदुओं को कोई ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। हाँ, ये सब ये प्री प्लानिंग है। वहाँ के होम मिनिस्टर ने भी बोला है कि ये प्री प्लानिंग हो रहा है और इसके पीछे कहीं ना कहीं कश्मीरी हाथ है। और आप देखिए कि 2 साल से मतलब 5 अगस्त 2019 से वहाँ पे 370 है और 35 से मतलब वो कलम जितनी दूर हुए वहीं से इन लोगों को प्रॉब्लम हुई है कि वहाँ पे हिंदू मतलब अपने हिंदू वहाँ पे पंडितों को निकालना। हम लोग भारतीय जनता पार्टी इतना ध्यान से देख रही है कि भी हम लोग वहां से पंडितों को वहां पे हम लोग दोबारा बसेरा करें। लेकिन ये जो मैसेज जा रहा है ना, बांग्लादेश हो या अफगानिस्तान हो, तो ये जो संस्था है जो जिहादी है वो सब भारत और बांग्लादेश के अच्छे संबंध है वो उसको खराब करना चाहती है। और पूरी विश्व में हमारी रैंकिंग मतलब आप समझिए कि हिंदुस्तान में अगर मुस्लिम को कुछ होता है तो हमारी मानव अधिकार या कोई इतनी सारी संस्थाएं लाइन में आ जाती है और हमारा रैंकिंग वहां पे कम होता है। लेकिन जो बांग्लादेश में हिंदुओं को अत्याचार होता है, पाकिस्तान में हिंदुओं को अत्याचार होता है, तो वहां पे माननीय पश्चिम बंगाल की सीएम है ममता बनर्जी, ओवैसी है हमारे विपक्ष के, वो उनका मौन है। अब देखिए कितना मतलब ये दोनों में परिवर्तन है। अगर मुस्लिमों को कुछ हो जाता है तो ये लोग आगे आते हैं। आपको मालूम होगा कि 2008 में दिल्ली में एक चर्चित मामला हुआ था बाटला हाउस, उसमें 2 आतंकवादी एनकाउंटर हुए थे। ममता बनर्जी ने दिल्ली तक मार्च निकाला था। उन्होंने बोला था कि ये एनकाउंटर अगर फेक साबित हुआ तो मतलब साबित नहीं हुआ तो मैं राजनीति छोड़ दूंगी। लेकिन वो साबित भी नहीं कर पाए फेक और राजनीति भी नहीं छोड़ा। मतलब अभी ममता बनर्जी है कहाँ, क्या कर रहे हैं? मतलब हिंदू के लिए उनके मन में क्या है? आप समझिए कि दोनों घटनाएं पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी है और दोनों में कहीं ना कहीं कनेक्शन है और ये प्री प्लानिंग सब हो रहा है। जल्पा जी। जी राजेश जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं हिंदुओं पर जिस तरीके से दमन गुजारा जा रहा है, तो कश्मीर की बात करें, कश्मीर में भी हमने देखा था कि आम लोगों को निशाने बनाया जा रहा है।
कश्मीरी पंडित हैं उनमें कहीं ना कहीं डर का माहौल पैदा करने की कोशिश हो रही है। यानी अगर हम पहले तो ऐसा था, पाकिस्तान को दुश्मन देश गिनते थे, फिर चीन के साथ हमारे संबंध जो है वो बिगड़े, फिर अफगानिस्तान की बात करें जिस पे तालिबान का कब्जा हुआ, अब बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंसा फैल रही है, यानी कहीं पर भी देखा जा रहा है कि हिंदुत्व को निशाने बनाया जा रहा है और कैसे भी करके भारत को कैसे हम दबाव में डाल दें, वैसे ही सारे देशों की प्लानिंग हो रही है। जल्पा जी, मैंने सारे लोगों को सुना, बात के अंदर हिंदू मुसलमान बहुत आया, लेकिन ये जो समस्या है वो चाहे कश्मीर की समस्या हो या बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो, ये समस्या धर्म की नहीं है, ये समस्या राजनीति की है। जब धर्म के अंदर, हमारे साथ धर्म गुरु भी मौजूद है, शायद वो एग्री करेंगे इस बात से कि जब धर्म के साथ राजनीति का मेलजोल हो जाता है तो कहीं ना कहीं धर्म का इस्तेमाल वो बम या बारूद की तरह किया जाता है, क्योंकि धर्म जो है वो एक ऐसी चीज है कि आदमी की जो सोच है उस सोच को बंद कर सकता है। कितना भी इंटेलिजेंट आदमी हो, जब वो भीड़ का हिस्सा हो जाता है तो उसका जो विवेक है वो विवेक खत्म हो जाता है। तो जो जिहाद की हम बात कर रहे हैं, ये जो आतंकवाद की बात कर रहे हैं, वो आतंकवाद के मूल के अंदर जो है, जो उन्होंने बताया ना कि हम स्वतंत्र हो गए लेकिन हम वैचारिक तौर पर स्वतंत्र नहीं हुए, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, क्योंकि हमारी आजादी वो फिजिकल आजादी है, लेकिन हम हमारी जहन से आज इतने सालों के बाद भी ये हिंदू और मुसलमान का जो जहर है हमारी रगों के अंदर बहता हुआ, वो अभी तक हम नहीं निकाल पाए। ये बात सही है कि जहां जहां पर भी ये आतंकवादी समस्याएं हुई हैं, वो एक विशेष कौम जिसको हम मुसलमान कहते हैं उसके साथ संलिग्न पाई गई है। और इसके आधार पर हम ये कहते कि बांग्लादेश की जो घटना है वो घटना सारे मुसलमान उसके लिए जिम्मेदार है, वो भी कहीं ना कहीं जो बात है वो ओवर रिएक्ट करने वाली बात है, क्योंकि जब तक हम लोगों को इंसान के तौर पर, यानी कि 120 या 130 करोड़ लोग हैं, उसको इंडियन के तौर पर हम नहीं देखेंगे, क्योंकि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। वो कुरान की बात करें, कुरान की आयतें आप पढ़ ले, आप हमारी गीता का संदेश पढ़ ले, आप क्रिश्चियनों का बाइबल पढ़ ले, किसी भी धर्म ग्रंथ में ये नहीं कहा कि किसी को मार के आपका खुदा या आपका भगवान या आपका जीसस जो है वो प्रसन्न हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आप गलत संदेश मत दीजिए। कुरान की आयतों में लिखा है कि गैर मुस्लिमों की रमजान महीने के बाद में, ईद की नमाज के बाद में जहां कहीं भी पाओ उसकी कत्ल करो, ये कुरान की आयत कह रही है, और जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको बदलाव के लिए टिप्पणी किया है। मतलब कुरान के अंदर 28 आयतें ऐसी है जो ये घटनाओं के लिए बिल्कुल जिम्मेदार है। ठीक है, आपकी वो सोच हो सकती है, आपने कौन सी आयत पढ़ी है वो मुझे पता नहीं है, और कौन सी सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट की आप बात कर रहे हैं वो जजमेंट भी मेरे ज्ञान में नहीं है। अगर आपका ज्ञान ये कह रहा है तो ठीक है, आपकी सोच है। लेकिन मैं जो बात करने जा रहा था वो बात यही है कि जब राजनीति आ जाती है धर्म के साथ साथ, तभी सारी समस्याएं होती है। जो बात बताई है हमारे ज्योतिर्नाथ जी ने, ज्योतिर्नाथ जी ने, राजनीति थी मोहम्मद पैगंबर का किसी ने कार्टून बना लिया था, कौन सी राजनीति थी उसके अंदर? गुरुद्वारा के ऊपर नीरज जी आपकी और भी लौटेंगे, नीरज जी आपकी और आएंगे वहां पर, नीरज जी डिबेट का डेकोरम बना रहे हैं, आपकी और भी आऊंगी। आपको जो बोलना है अपनी बारी आने पर बोलिए। इस तरह डिबेट होगी तो लोगों को भी समझ में नहीं आएगा। जी राजेश जी कंटिन्यू कीजिए। ये डेकोरम जहां पर नहीं होता वहां पर मैं संवाद नहीं करता, क्योंकि जो संवाद है बाद में भी स्वतंत्र नहीं चाहिए। आप अपनी बात कहिए, मैं मेरी बात करूंगा। आपको अगर मेरी बात गलत लगे तो आप उसकी विरुद्ध में आपके जो तर्क है वो तर्क पेश कर सकते हैं, मैं उसको शांति से सुनूंगा। लेकिन जो बात बताई गई कि आज क्यों ये हो रहा है, कश्मीर में भी एक साथ में जो चीज हो रही है वही चीज बांग्लादेश में हो रही है। तो जो चाइना है वो एशिया के अंदर जो अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश करता है, तो उसने ये छोटे छोटे जो देश है जो आर्थिक तौर पर उस पर निर्भर है, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर बहुत बड़ा पैसा देकर उसको कर्ज में डुबाया हुआ है। वो हमारे हिमालय के पीछे तक ट्रेन लेके आ गया।
श्रीलंकाई जो दरिया है उसके बीच तक उनके जहाज है, पाकिस्तान के अंदर उसका मथक है। हमारा खून वहां तो खौल जाता है बांग्लादेश और कश्मीर पर, लेकिन उत्तराखंड तक चीन की सेना आ जाती है तो हमारा खून इतना नहीं खौलता जितना बांग्लादेश पर खौलता है। तो इसके अंदर भी हमें सोचने की जरूरत है। तो जो कूटनीतिक तौर पर चीन कर रहा है वो समस्या को जब तक हम नहीं समझेंगे, मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये समस्या राजनीतिक भी है और कूटनीतिक भी है, लेकिन उसको अगर हिंदू और मुसलमान के चश्मे से ही हम देखेंगे और संकीर्ण सोच के साथ इसका हल करने की कोशिश करेंगे तो वही गलतियां करते जाएंगे जो गलतियां हमने पूर्व में की हुई है। और इसके लिए मैं कह रहा हूं कि जो भी समस्या है, बांग्लादेश आज तक वहां से हमारे विरुद्ध में समस्या नहीं थी, आज पैदा हुई है। कश्मीर के अंदर जो 1990 में जो स्थिति थी उससे भी बदतर स्थिति आज कश्मीर के अंदर है। तो ये सारी चीजों को नियंत्रित करना, उस सारी चीजों को कूटनीतिक तौर पर उन्होंने कहा कि विश्व का दबाव बनना चाहिए, लेकिन विश्व अफगानिस्तान पर दबाव नहीं बना पाया साहब। जो जगत के जमादार कहे जाते हैं, जो अमेरिका के सामने हम बार बार अपनी बाहें फैलाकर खड़े हो जाते हैं, वो अमेरिका भी अफगानिस्तान को नियंत्रित नहीं कर रहा। तो जो लोग हम कहते हैं कि जो जिसने कपड़ा पहना हुआ है उसके साथ तो आप संवाद कर सकते हो, लेकिन कपड़ा उतार के जो आदमी आपके साथ संवाद करने आएगा उससे आप कैसे निपटोगे? तो जो बात है वो बात यही है। और दुनिया जो है, आपको ये भी समझना चाहिए कि हिंदुस्तान को अपने बलबूते पर ही लड़ना है अपनी लड़ाई। अमेरिका का अपना स्वार्थ है, रशिया का अपना स्वार्थ है, चीन का स्वार्थ है। वो लोग अपने जो निहित स्वार्थ है उसको छोड़ के भारत की मददगार हो जाएंगे। ये भी हमारा इतिहास कहता है कि ऐसा नहीं हुआ। तो जो हमारी समस्या है वो हमारी धार्मिक तौर पर समस्या हो, हमारी राजनीतिक तौर पर समस्या हो, हमारी कूटनीतिक तौर पर समस्या हो, वो सारी समस्याओं का हल वो राजनीतिक ही ला सकती है, यानी कि जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं। लेकिन हमारी समस्या ये है कि एक क्रिकेटर की उंगली में फ्रैक्चर हो जाता है तो हमारा जो महासत्ता का जो शासक है वो उसमें तो संवेदना प्रकट कर देता है, लेकिन आज कश्मीर और बांग्लादेश में जो स्थिति है उस स्थिति पर वो अपनी बात नहीं कह पाते। हो सकता है बैकडोर बहुत सारी बातें चल रही हो, कई बात ऐसी होती है जो हम डिबेट कर रहे हैं, डिबेट के माध्यम से नहीं होता। वो कहते हैं कि ऐसे गोली क्यों नहीं मार दी ऐसे। तो देश में संविधान है भाई साहब, और संविधान के तौर पर सरकार के हाथ बंधे हुए हैं। हम पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान और हमारे बीच में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस यही है। और हमारे शास्त्र, हमारे वेद जो सहिष्णुता की बात करते हैं, वो सहिष्णुता के चलते हुए ही हमने इस संविधान का स्वीकार किया हुआ है। तो उसका जो भी हल है वो इसी तरह से निकलेगा। उसमें आंख अपनी लाल भी करनी पड़ेगी और हमारा जो है वो दबाव भी बनाए रखना पड़ेगा। सबसे ज्यादा अभी जो करने की बात है वो वहां पर हमारे जो भाई है, हम तो यहाँ पर अपने खून में उबाल ला के कोई भी स्टेटमेंट दे देंगे, लेकिन जिंदगी वहां पर वो लोग जी रहे हैं जिसमें उनके सर पर तलवारें लटक रही है। हमारे बोलने से स्थिति ऐसी ना हो जाए कि उन लोगों की जिंदगी जो है वो ज्यादा जोखिम में आ जाए। तो कहने की बात यह है कि संतुलित तौर पर और सक्षम तौर पर अपनी जो मौन है, मौन में भी बहुत बड़ी ताकत होती है। जो एक्शन जितना बोलता है उतना डायलॉग नहीं बोलता। तो एक्शन की जरूरत है और एक्शन दो तरीके से होते हैं। एक लाउड होता है जो हमने सर्जिकल स्ट्राइक करके किया था, और एक दूसरा होता है कश्मीर में जिस तरह से हमने 37 और 35A का डिसीजन लिया है। तो ये दोनों चीजें हैं। हमको हमारा मनोबल भी मजबूत करना है और हमारी जो क्षमता है देश की, क्योंकि हम 130 करोड़ के देश के लोग हैं, तो हमारी ये सोच है सबसे पहले हमें ये सोचना चाहिए कि वहां पर रहे हिंदुओं के। और साथ साथ आप ये भी देखो, आज जो प्रोटेस्ट हुए हैं बांग्लादेश में, वहां हिंदुओं के साथ साथ बौद्ध और इस्लामी लोग वो भी इतने ही शरीक हुए हैं। आज जो रैलियां निकली है वो रैलिया के अंदर मुस्लिम भाइयों ने, आप कश्मीर में भी देखो, कश्मीर में मस्जिदों से भी अनाउंसमेंट हो रहा है कि हिंदुओं को अपने घर में शेल्टर दो। वहां के जो सफरजन के बड़े फार्मर्स है उन्होंने अपने घर के अंदर जो उत्तर प्रदेश और बिहार से आए हुए मजदूर हैं उनको शेल्टर दिया हुआ है, अपनी जान के जोखिम होने के बावजूद भी। क्योंकि ये जो चीज होती है उनको जनरलाइज हम नहीं कर सकते।
कि सारे हिंदू ऐसे होते हैं, सारे दलित ऐसे होते हैं, सारे मुसलमान ऐसे होते हैं, ऐसे जनरलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि वही मुसलमानों के अंदर से हमें अबुल कलाम साहब भी मिले थे। तो ये जो चीज है वो मैं बार बार कह रहा हूं कि ये राजनीतिक कूटनीतिक चश्मे से ही देखी जानी चाहिए। उसको अगर फिर से हमने धर्म के चश्मे पर देखने की कोशिश की तो वही जो बात कर रहे हैं कि जो रक्त की नदियां बही थी वो बहेगी, और उसको बचाने के लिए हमारी सेना बांग्लादेश की सरहद पार करके वहां पर जाएगी। ये बात न हो सकती है, संवैधानिक तौर पर भी नहीं हो सकती और कूटनीतिक तौर पर भी नहीं हो सकती। तो वहां की जो सरकार है उस सरकार के साथ हमारी जो सरकार है वो बातचीत कर रही होगी, उसको किस तरह से सुरक्षित किया जाए, ये जो समस्या है उसको कैसे निपटारा किया जाए, वहां के जो जिहादी तत्व है उस पर नियंत्रण कैसे पाए जाए, क्योंकि वो नियंत्रण करना वहां बांग्लादेश की पुलिस ही नियंत्रण करेगी ना, हिंदुस्तान की पुलिस तो जाएगी नहीं। तो जो दबाव बनाना है वो उसकी सरकार पर बनाना है, और उसके लिए बैकडोर कार्यवाही होती होगी, क्योंकि हम जितना चिंतित है, कोई भी सरकार हो, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, कल कांग्रेस की सरकार हो, सारी सरकारें जो है अपने नागरिकों के जो जिंदगी होती है उसके लिए चिंतित होती है, लेकिन जो एक्शंस होते हैं, जो डायलॉग्स होते हैं वो बैकडोर होते हैं, वो धीरे धीरे जब परिणाम में आते हैं तब हमको पता चलता है। तो हमें इतना उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है समस्या को लेकर, हमें चिंता करने की जरूरत है कि इसका जल्द से जल्द एक भी जान जाए, हजारों नहीं एक भी जान जाए तो वो जान की कीमत होती है, क्योंकि ये जो जिंदगी है वो दी तो ऊपर वाले ने है, नीचे वाले के पास कोई अधिकार नहीं है कि उस जिंदगी को छीन ले। तो जो भी ऊपर की दी हुई चीज है उसको अगर नीचे वाला डिस्ट्रॉय करता है तो वो अल्लाह का नुमाइंदा हो या ईश्वर का बंदा हो, दोनों जो है वो अपने धर्म के खिलाफ जिहाद कर रहे हैं, ये समझने की जरूरत है। जी जी बिल्कुल। जी ज्योतिनाथ जी, आपकी और आना चाहूंगी, क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि बांग्लादेश में जो हम घटना देख रहे हैं, एक सबसे गंभीर जो खतरा है वो ये है कि कहीं ना कहीं उसकी आग भारत देश में भी ना दिखाई देने लगे। दिखाई देने न लगे ऐसा कहना तो मूर्खता है हमारी, क्योंकि जो अभी जो बोल रहे थे मैं भी बोल रहा हूँ, बात एक ही लाइन पे जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि वैश्विक तौर पे जो कंडीशन है वो बहुत अलग है, और एक किंगिज्म एस्टैब्लिश करने से भी पहली बात है, मैंने कंपटीशन की बात बताई थी, उसी तौर पे जाते हैं। हम लोग को ऐसा था कि 370 हटा देने के बाद में कश्मीर में अमन छाया जाए जी, और देखो हम बांग्लादेश तक जाने की बात तो बाद में करेंगे, पहले ये नहीं बता दें कि हम लोग ने कश्मीर में अमन छाया जाए ऐसी व्यवस्था में हम निष्फल हो गए। 1990 में जो हाल कश्मीरी पंडित के थे उससे भी खस्ता हाल अभी है, ये बताने में दर्द होगा, मुझे दर्द हो रहा है, क्योंकि जो कंडीशन है आमतौर पे हम चारों ओर से घिरे हुए हैं, एक प्रक्रिया से कूटनीति से घिरे हुए हैं, और इसके अंदर जो परिस्थिति खड़ी हुई है, और इसके साथ साथ हमको आंतरिक बवाल जो पाकिस्तान में खड़ी कर दी, पाकिस्तान की मदद से कश्मीर में खड़ी हुई है, जो अलगाववादी युद्ध काम कर रहे हैं, और ये लोग ने जो प्रक्रिया खड़ी की है, इतनी दयनीय परिस्थिति पंडितों के साथ है। मैं जानता हूं कई पंडित ने, कई हिंदू लोग हिजरत करने को तैयार हो गए या तो हिजरत कर गए हैं, अभी की बात कर रहा हूँ, लेटेस्ट वर्जन बोल रहा हूँ। ये कुछ ज्यादा लगेगा किसी को, क्योंकि कई लोगों को ये चीजों की पता ही नहीं है, क्योंकि न्यूज में तो ये आता नहीं है, और ये सच्चाई है। और बांग्लादेश की हालत बात कर रहा हूं तो ये इंटरनेशनल मामला है, हम यहाँ कितना भी गड़ा फाड़ेंगे कुछ नहीं होने वाला है। जो कुछ भी होगा वो दो देशों की जो फॉरेन एक्सचेंज मिनिस्ट्रियों की डिटेल्स है वो, और दोनों देशों के प्रधानमंत्री की चर्चा है, उससे ही कुछ होने वाला है। बाकी हम यहाँ कुछ भी कर ले कोई चीज में फर्क नहीं होने वाला है। यही जो इंजर्ड हुए हैं उन्होंने तो रमजान में इफ्तियार पार्टी दी थी इस्कॉन मंदिर के अंदर, और यही लोग जिन्होंने हमला किया है वही लोग इफ्तियार पार्टी में शामिल थे। ये बात है, ये सच्चाई है, ये समझनी जरूरी है, क्योंकि ये हमला किया गया नहीं है, ये हमला करवाया गया है, और ये करवाने के पीछे एक बड़ी साजिश है,
और बड़ी साजिश इंटरनेशनल लेवल की है। ना यूनो की कोई सुनने वाला है, ना कोई दूसरे की सुनने वाला है। यूनो से अमेरिका का एक दुश्मन वो संभाला नहीं जाता है, तो दूसरे की तो कहा बात करें, बात अलग है। मगर बात ऐसी भवंडर में फंसी हुई है, क्योंकि ये इंटरनेशनल वीक है, इसको बहुत सहजता से मन को शांत रख के प्रधानमंत्री जी जो चल रहे हैं अभी हमारे नरेंद्र भाई जी, और ये लोग जो आयोजन कर रहे हैं उसके हिसाब से बिना बोले ही इसका निकाल कर सकते हो। आप कुछ भी हम खड़े हो जाए, डंडा लेके खड़े हो जाए, यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ हम अपनी शांति को आहत कर रहे हैं, ऐसा मुझे चल पा। जी जल्पा जी। जी जी बिल्कुल जी। नीलेश जी। जल्पा जी, मैं नीरज नीरज जी का एक दो प्रश्न था जो का जवाब नहीं दे पाया मैं, कि भारतीय जनता पार्टी सरकार क्या कर रही है मोदी जी के शासन में, और ये अमित शाह होम मिनिस्टर के हमारे अमित शाह जी के शासन में एनआरसी सीए कौन लाया नीरज जी? 370 मतलब खून की नदियां बह जाएंगी, हजारों साल लगेंगे, ये बोलने वाले सब कहाँ गए? आपको नीरज जी, आपको इतना मालूम होना चाहिए कि 2 साल से वहां पे कोई घटना नहीं बनी थी। वहां की प्रजा बहुत अच्छी है, जम्मू कश्मीर हो या बांग्लादेश की प्रजा हो, सब अच्छे आप हैं। गलत माहिती दे रहे हो प्रभु, आप गलत माहिती दे रहे हो। कोई घटना ना बनी ऐसे ना बोल रहा। ज्योतिर्नाथ जी आपकी और भी लौटेंगे। ज्योतिर्नाथ जी, आपको जो बोलना है आप बोल सकते हो, आपकी बारी आने पर बोलिए। जी नीलेश जी, कंटिन्यू। 2014 एक एक करके सुनेंगे तो ही होगा, नहीं तो फिर कोई कुछ बोल नहीं पाएगा और कोई कुछ सुन नहीं पाएगा। सबकी और एक एक करके लौटेंगे। जी नीलेश जी, अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। ज्योतिराज जी, आपने बोला कि 317 निकाल के कुछ नहीं हुआ, तो आपको ये अच्छा था कि पहले की सरकार में जो फंडिंग जाता था वहां की लोकल संस्था को, जो वही पैसा हमारे पत्थरबाजों को मिलता था और हमारे सैनिक घायल होते थे, आपको वो अच्छा लगता था? आप बोलिए। और नीरज जी, आपको मालूम होगा कि सरकार बाहर की जितने भी फॉरेन पॉलिसी होती है वहां पे सरकार के साथ विपक्ष खड़ा रहता है। हमारे वहां क्या रहता है? हमारे वहां कोई विपक्ष खड़ा रहता है? उल्टा कि मानव अधिकार ये सब संस्थाएं आ जाती है कि ये मोदी जी ने ये किया, या अमित शाह जी ने ये किया। लेकिन आप समझिए कि पूरे विश्व में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हिंदुस्तान में तो वो हिंदुओं के साथ खड़े हैं। हम लोग को हमारी सरकार को बाकी के धर्मों को भी दिखना पड़ता है। हम ऐसा नहीं है कि हम लोग बांग्लादेशी अफगानिस्तान जैसे हैं कि हम लोग अदर कास्ट के कोई पर्सन है तो उनको हम लोग कत्लेआम कर सके। हम लोकतांत्रिक पार्टी, हमारी भारत सरकार में ऐसा कभी नहीं होता है। हम लोग हिंदुस्तानी है कि हम लोग एक सेंसिटिव होते हैं, एक लागणीशील होते हैं। तो हमारे लिए सर्वधर्म संभावना है। आपने देखा कि वहां पे दुर्गा पूजा होती है तो वहां पे सब बंद करवा देते हैं। हमारे वहां ऐसा कुछ होता है तो आप देखा अदर कास्ट के लाइन लग जाती है। पूरे विश्व में हमारा अंक नीचे जाता है। तो ज्योतिराज जी, मैं आपको भी बोल रहा हूँ कि 37 एक अच्छे के लिए जा रहा है। अभी उनको अच्छा नहीं लग रहा है कि वहां पे डेवलपमेंट हो रहा है, वहां पे लड़के लड़कियां सब जॉब एम्प्लॉय बन रहे हैं, वहां पे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है। आपने 2-3 दिन पहले का आपने देखा होगा तो वहां पे टूरिज्म फुल हुआ है। आप देखिए हर जगह अच्छा डेवलपमेंट, लेकिन काफी सारी ताकत ऐसी होती है कि किसी को अच्छा नहीं लगता है शांति, कि भाई मोदी जी ने ये क्या कर दिया, अमित शाह जी ने ये क्या कर दिया कि वहां पे इतना शांति हो गया। बांग्लादेश अभी ऐसा है कि वहां की जो जिहादी ताकत है वो अफगानिस्तान को उसको बनाने में तुली है। तो हमारी जो मोदी जी डिप्लोमेसी में नंबर 1 है। आपको एक गर्व करना चाहिए कि हमारा ऐसा प्रधानमंत्री, ऐसा होम मिनिस्टर कभी आएगा नहीं जो हिंदुओं के साथ खड़ा है और बाकी सारी कास्ट के भी साथ खड़ा है। हमारा देश सर्वधर्म संभावना रहता है, तो हम लोग किसी एक जाति के खिलाफ हम लोग नहीं जा सकते। अगर जाते हैं तो आपको मालूम है कि ऐसा भारतीय जनता पार्टी के हक में नहीं है और हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। जल्पा जी। जी, आपकी और लौटना चाहेंगे। जी नीरज जी, आप कुछ बोल रहे थे। मैं नीलेश जी से बात करना चाह रहा हूं। स्वागत है, बहुत अच्छा काम किया भारत की सरकार ने आर्टिकल 370, 35A को हटा के, बिल्कुल स्वागत किया है। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कहाँ? कितने कश्मीरी पंडितों को कश्मीर के अंदर अपने घरों में भारत सरकार ने बसाने की व्यवस्था खड़ी की? कितने बाहर के लोग वहां पर इंडस्ट्रीज लगाने गए? जरा मुझे एक आंकड़ा तो बताइए
कितने लोग ने अपनी 3,000 प्रॉपर्टी कश्मीर के अंदर 3,800 परचेस किया जो बाहर से गए हुए हिंदुओं ने। एक तो आंकड़ा बता दीजिए 3,800 नीलेश जी, मकान बन चुके मतलब हैं। सांसद के अंदर राज्यसभा लोकसभा में बिल पास करवा लिया, बहुत अच्छा काम किया। फिजिकल ग्राउंड कश्मीर के अंदर क्या इंप्लीमेंटेशन हुआ 370 हटाने का? कितने हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कम हुए? जो है वो भी पलायन कर रहे हैं आज की तारीख में, तो बसाने की बात तो बहुत दूर की है, जो है वो भी निकल रहे हैं। तो ये 370 हटाने का फायदा नहीं है। मैं कहना ये चाह रहा हूं, जब भारत सरकार ने मंत्री ने राज्यसभा के अंदर बताया कि 2 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत के अंदर अभी है, राज्यसभा का स्टेटमेंट है उनका, 2 करोड़ बांग्लादेशी, कितने को डिपोर्ट किया भारत सरकार ने? और नहीं जाते हैं तो उसको गोली क्यों नहीं मारी भारत सरकार ने? ये कोई कदम उठाया? एनआरसी सीएए लाए, बहुत स्वागत है। आपने अमेंडमेंट बिल पास करवाया 2019 में, बिल्कुल एक्सेप्टेबल है, होना ही चाहिए। भारत के अंदर भारत के नागरिक ही रहने चाहिए, लेकिन बांग्लादेश से आए हुए 2 करोड़ घुसपैठियों को क्यों बाहर नहीं निकाला अभी तक? मेरा क्वेश्चन वहां पर है। हम लोग अच्छे काम की कभी भी बुराई नहीं कर रहे, लेकिन 370 हटने के बाद में भी मेरा कश्मीरी पंडित कश्मीर में जाके अपने घर में नहीं रह सकता है, क्वेश्चन वहां खड़ा होता है। नीलेश जी, नीरज जी, वहां पे 3,800 मकान बन चुके हैं। उनको कश्मीरी पंडित को लाने के लिए वहां पे, आपने शायद, आपका नॉलेज कम है, आपने देखा नहीं होगा कि वहां पे मिलिट्री पुलिस की जितनी भी भर्ती हुई है, वहां पे कश्मीरी लड़के यंगस्टर वहां पे लाइन लगा चुके हैं। पहले ऐसा था कि उनके फैमिली में कोई भी एक लड़का होता था जो बगावत करता था या कुछ भी, उसको वहां के पाकिस्तानी के जो भी उसके सपोर्ट वाले थे वो उसको गुमराह करते थे। लेकिन हमारी वहां की सरकार आई है और वहां के हमारे जितने भी मंत्री है या जितने भी वहां के लोग हैं, उनके फैमिली को समझाते हैं, उनके लड़के को अच्छी गाइड देते हैं, अच्छा विकास करते हैं। और आप देखिए कि क्या इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। वहां पे 2 साल से शांति थी, आपको ये शांति नहीं दिख रही है। वहां पे 370 और 35 ये किसके सरकार में? शांति नहीं है पूरी। पुलवामा, बाकी कश्मीर के क्षेत्र के अंदर लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं, कहीं पर भी शांति मैंने तो नहीं देखी है। आपको शांति कहां नजर आ गई, मुझे पता नहीं चल रहा है। 4 साल में ऑपरेशन ऑल आउट में 900 आतंकी मारे गए हैं। वो किसकी सरकार में मारे गए हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मारे गए। ऑपरेशन ऑल आउट अभी भी चालू है। वहां पे खोज के 200-300 आतंकवादी अभी भी इनपुट में है, तो उनको खोजा जा रहा है। अभी जो आपको मालूम होगा कि अभी जो नया आया हुआ है अटैकिंग का, वो हाइब्रिड हुआ है कि पार्ट टाइम होता है कि जो मार के छुप जाता है। तो उनको भी ढूंढने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और हमारे आर्मी के जो भी है इनपुट्स उन पे लगे हैं। तो हमारा ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी को गोली मार दे। नीरज जी, हमारा सीए और एनआरसी का काम चालू है। हमारा सबके एक भारतीय नागरिक की एक वेरीफाई होगी, उसके बाद होगा। आपको मालूम है कि किसी भी कंट्री में आप जाए तो आपका वहां पे सब हो जाएगा? नहीं होता है। वहां पे कुछ भी ये सबकी एक उसका काउंटिंग होगा, उसके बाद जिसको भी हो गोली नहीं मारी जाएगी, उसको इज्जत से वो डिपोर्ट करो। नहीं जाते हैं तो गोली मारो। मैं गोली मारने की बात नहीं कर रहा हूं। यदि अपने देश में वापस नहीं जा रहे तो उसका निकाल करो कैसे भी। आपने गोली मारो स्टेटमेंट किया अभी। हाँ जी, ठीक है। राजेश जी, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे। जी राजेश जी, कंटिन्यू कीजिए। मैं भारतीय जनता पार्टी के मित्र जो कह रहे हैं वो ही बात जो है वो सभी लोग कह रहे हैं कि जो सरकार ने किया है कश्मीर को लेकर, जो धारा 370 के बारे में, उस पर कोई संदेह नहीं है, वो सही चीज है। लेकिन जैसे नीरज भाई ने बताया कि डिसीजन एक चीज होती है और डिसीजन लेने के बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन वो दूसरी चीज होती है। आपने एक काम कर लिया, लेकिन उसके बाद आप 3,800 मकान बनाए, बहुत बेहतर है। आप 38,000 मकान भी बना ले, लेकिन वो उस मकान में जाने के लिए जो वातावरण बनना चाहिए, जो सुरक्षा का भाव पैदा होना चाहिए कश्मीरी पंडितों के अंदर, वहां जाकर उसको भी खाना तो है, तो वो रोजगार जो करना है, वो धंधा जो करना है, उसके लिए जो सहूलियत है, वो अगर उनको नहीं दिखाई देती तो कोई अपनी जिंदगी को मुश्किल में डालकर वो मकानों में रहने के लिए कैसे जाएगा। और जो आज की स्थिति है वो बता रहे हैं कि बहुत बेहतर है, कुछ नहीं है, सब शांत है। तो या तो जो अखबार बोल रहे हैं
या जो समाचार आ रहे हैं, या जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी चिंतित होकर डोभाल के साथ हर रोज जो मीटिंग्स कर रहे हैं, वो सारी चीजें गलत है। या तो जो हो रहा है वो सही है, और अभी जो हो रहा है उसमें सबसे मैं कल कश्मीर के इंचार्ज 7 साल तक 90 के जो दशक था उसमें रहे हुए को सुन रहा था। उन्होंने कहा कि ये जो समस्या है वो समस्या जो जमीन पर है वो तो जानते हैं, यानी कि लश्कर के लोग, लेकिन जो दिल्ली में बैठे हुए लोग हैं, वो आज के हो या पहले के हो वो दिल्ली से कश्मीर को देखते हैं, और जब दिल्ली से कश्मीर को देखते हैं तो जमीनी जो समस्याएं हैं उसको समझ नहीं पाते, और उसका जो हल है वो अलग तरीके से ढूंढने की कोशिश करते हैं, और इसमें कश्मीर के हालत बिगड़े जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने जब जब ऑपरेशन किए, जब तक आतंकवादियों को पकड़ा, तो हमने लोकल लोगों की मदद के बिना ये ऑपरेशन कभी नहीं कर पाए। यानी कि जो वहां के स्थायी लोग हैं वो भी अमन चैन की जिंदगी जीना चाहेंगे। कौन आदमी ऐसा होगा कि हर रोज अपने घर के बाहर कोई बॉम्ब या बारूद का ब्लास्ट हो जाए और ऐसी दहशत के अंदर अपने बच्चे पढ़ नहीं पाए, अपने बच्चे बेरोजगार हो, और उस बेरोजगारी के चलते ये जिहादी लोग उनको उठा जाए और आतंकवादी बना दे। कौन से माँ बाप ऐसे होंगे जो उनके बच्चों को देश के लिए लड़ने के लिए भेजना, और देश के नाम पर अगर कुर्बान हो जाना वो एक गर्व की बात है, लेकिन एक ऐसी मौत मरना जो गिद्धड़ की मौत कहते हैं, ऐसी मौत मरने के लिए कौन अपने बच्चों को भेजना चाहेगा। तो वहां पर रहने वाले जो लोग हैं वो भी इससे दिक्कत है, लेकिन जो पानी में रहना और मगर से बैर करना, तो जब तक उनको सुरक्षा नहीं होगी वो नहीं बोल पाएंगे। तो वहां का जो लश्कर है वो यही चीज करता है, वहां के जो लोकल लोग हैं उनके साथ उठते बैठते हैं, उनके साथ में एक विश्वास का वातावरण पैदा करते हैं, वहां से इनपुट उनको मिलता है, उनमें से ही मुखबिर उनको मिलते हैं कि कौन सा आतंकवादी कौन से घर में जाकर रह रहा है। ये लोग 2-2, 3-3 महीने बंदूक की नोक पर मुस्लिम परिवारों के बीच रहे हैं, और मुस्लिम परिवार की बच्चियों के साथ भी उन्होंने ज्यादती की है। ये ऐसा नहीं है सिर्फ हिंदुओं के साथ किया, क्योंकि जिसकी सोच ऐसी है वो किसी भी निर्दोष आदमी को, जिसके साथ उसका कोई बैर नहीं, उसको गोली मार सकता है। वो किसी की भी बहन बेटी को अगर वो उसका बलात्कार कर सकता है, तो वो आदमी धर्म नहीं देखता। जो उसकी सोच है वो सोच उसकी इतनी खतरनाक हो जाती है, वो जिंदा आदमी ही बम बन जाता है। तो वहां के जो लोग हैं वो भी इससे परेशान है। तो जो समस्या है उसको वहां के लोगों का विश्वास जीतकर ही उसको सॉल्व किया जाता है। और अभी क्या दिक्कत हुई है कि 370 होने के बाद उन लोगों को पता चल गया कि जिन प्रॉपर्टियों पर कश्मीरी पंडित भाग गए, उसके बाद में जो कब्जा कर लिया था वो अब धीरे धीरे सरकार छुड़ाने लगी है। बाहर के लोग आने, जो करोड़ों की प्रॉपर्टी दबा के बैठ गए हैं, जो लोग वहां के व्यापारी लोग, वो भी इसका फायदा उठा रहे हैं। वो भी आतंकवादियों के नाम पर पैसा देकर किसी के साथ भी किसी का मर्डर करा रहे हैं। तो ये एक दूसरा पहलू भी है, जो अपनी रंजिश है, व्यापारिक रंजिश हिंदू और मुसलमानों के बीच, उसमें भी इसका निपटारा हो रहा है। तो ये सारी समस्या ये सामाजिक है, राजकीय है और कूटनीतिक है। बांग्लादेश हो यार, कश्मीर हो। इसलिए ज्योतिर्नाथ जी ने बहुत सही कहा कि जो हमारे घर की समस्या है, जिसका नियंत्रण करना हमारे पास है, उसका हम इतने सालों तक नियंत्रण नहीं कर पाए। हम समझते हैं कि बांग्लादेश में जाकर लश्कर लेके जाएंगे और हमारे हिंदुओं को वहां पर रेनबो की तरह उठा के ले आएंगे, ये नहीं हो सकता। तो ये जो बात है, मैं पहले भी कहा, शक्ति और संयम का समन्वय ही ये सारी समस्याओं का समाधान है। और उसमें सभी लोगों को साथ, बार बार भाई साहब ने कहा कि हमारी सरकार हिंदुओं की सरकार है। हिंदुओं की सरकार नहीं है भाई साहब, भारतीयों की सरकार है। और भारतीयों के अंदर सभी लोग आ जाते हैं। आपने कभी भी देखा कोई भी मुसलमान राह चलते किसी को गोली मार दी? वो गोली मार देने की नौबत कब आती है? जब दंगे होते हैं। दंगे क्यों होते हैं? सारे दंगे देखो, आप देश का इतिहास टटोल लो, सारे दंगों के अगर मूल में जाओगे तो राजनीति आएगी। अगर राम मंदिर के लिए सोमनाथ से नहीं निकलती यात्रा तो हिंदुस्तान नहीं चलता। कार सेवा के लिए जो लोग जा रहे थे उस पर हमला गोधरा में नहीं होता तो गुजरात नहीं सुलगता। भागलपुर का हो या महाराष्ट्र का भिवंडी का हो, सारे दंगों के पीछे कहीं ना कहीं राजनीति होती है। और ये जो दो देश धर्म के आधार पर अलग हुए, वो भी एक राजनीति थी।
वो राजनीति भी 1925 से शुरू हुई, जिन्ना की और हिंदू महासभा की, और उसके चलते ही देश का बंटवारा हो गया। वरना ये अखंड खंड खंड में बटा हुआ भारत नहीं होता, ये अखंड भारत होता। तो सारी समस्याओं के मूल में राजनीति है। अगर राजनीति नहीं है तो किसी को किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, सारे लोग मिलजुल कर रहते हैं। और हम सब जानते हैं, उससे ज्यादा धर्म में ऐसा समझता हूं, ये पैनल में बैठे हुए लोग में ज्योतिर्नाथ जी जानते हो, तो वो धर्म को जो जिन्होंने पचाया है, वो पूरे संयम के साथ इसको दृष्टिकोण से देख रहे हैं। लेकिन जहां पर राजनीति आ जाती है, हमारे दोनों प्रवक्ता है, यानी एएचपी के वो पहले वीएचपी वाले थे, आज एएचपी हो गया है, वो भी राजनीतिक तौर पर देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है वो भी राजनीतिक तौर पर देख रहे हैं। जब तक ये आप चश्मा नहीं बदलोगे और हिंदुस्तानी चश्मा अपनी आंखों पर नहीं चढ़ाओगे, आपको कोई आदमी में केसरी दिखेगा, किसी में नीला दिखेगा, किसी में अलग कलर दिखेगा, कभी भी तिरंगा नहीं दिखेगा। तो तिरंगा देखना है तो हमको ये सारे चश्मे को उतार कर भारतीय होकर समस्या को देखना पड़ेगा। वो मरने वाला आदमी कोई भी हो, वो हिंदुस्तानी आदमी अगर मरता है तो हमारे लिए बहुत ही दयनीय स्थिति है, हमारे लिए बहुत चिंता की स्थिति है। जी जी, नीलेश जी आपकी ओर आना चाहूंगी। जैसे यहाँ पर बात हो रही थी कश्मीर की जमीन की, अगर बांग्लादेश के अगर हम इतिहास देखें तो वहां पर भी देखा गया था कि हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की जो मुख्य वजह है वो कहीं ना कहीं जमीन हड़पने वाली घटना है, वो भी है। एक रिपोर्ट ये भी बताती है कि वहां पर इसी तरह का माहौल बनाया जाता है कि कैसे हिंदुओं के घर जला दे और कैसे वहां पर जब सारे घर जल जाए और हिंदू जो है वो वहां से भागने के लिए मजबूर हो जाए तो फिर उनकी जमीन हम कैसे हड़प ले। यानी जमीन जब हड़पने की बात होती है, ये एक रिपोर्ट भी आई है कि वहां पर ये कारण भी है हिंसा का। जी नीलेश जी। आप देखिए कि वहाँ का इतिहास ऐसा है कि वहाँ के राजा हरि सिंह मतलब एक हिंदू नेता थे। गुरु जी ने जैसे बोला कि भारतीय जनता पार्टी के ये प्रवक्ता पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि वहाँ पे जो कश्मीर में सबसे ज्यादा वहाँ पे कश्मीरी पंडित रहते थे। हमारे वहाँ पे अच्छी खासी हमारी संख्या थी। लेकिन देखिए पहले की सरकार, मैं आपको कांग्रेस की बात बोलूं कि कांग्रेस की सरकार में ऐसा हुआ कि धीरे धीरे हमारे जितने भी कश्मीरी पंडित थे वो वहां से पलायन हो गए। वहां पे गिलानी हो या काफी सारे वहां के जितने भी है स्थानिक नेता, वहां पे ऐसा था कि लॉ ऐसा था कि वहां पे 6 साल की विधानसभा हो, हमारे वहां 5 साल की हो। मतलब उनको इतना स्पेशल कवरेज दिया गया था कि उनके पैसे बढ़ते रहे। हम भी उनको फंडिंग देते हैं स्पेशल स्टेट की तरफ से। तो वहां पे उनका जो भी स्थानिक जितने भी नेता है जो अभी बौखलाए हुए हैं वहां पे, वो हमारा ही पैसा है, हमारी भारत का ही नागरिक के पैसे है। अब देखिए कि उनके हर एक फैमिली के बच्चे फॉरेन में अच्छी शिक्षा पा रहे हैं, लेकिन कश्मीरी जितने भी लड़के हैं उनको पत्थर समस्या सबको पता है, हल बताइए, हल। तो ये हल ही है। आपने जैसे बोला कि हर रोज डोभाल के साथ मोदी जी और अमित शाह जी, तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे सरकार है कि जिन्होंने ये ऐतिहासिक निर्णय लिया है। और ये इम्प्लीमेंटेशन इसलिए है कि हर रोज डोभाल जी के साथ क्यों बैठते हैं कि शांति को बरकरार रखना है। ऐसा नहीं है कि ये लॉ कर दिया फिर छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। ये छोटी मोटी घटना क्यों होती है नीरज जी, आप समझिए, राजेश जी, कि ये पाकिस्तान को नहीं देखा जाता, वहां के उनके आकाओं को नहीं देखा जाता कि ये कश्मीर में इतना शांति से क्यों बैठे हैं, इतना ये गवर्नमेंट इनको सपोर्ट कर रही है। तो वहां के लोग बहुत अच्छे हैं। हर एक, आपने जैसे बोला कि वहां पे हर एक को किसी को गोली चाहिए नहीं होती है हर रोज, वहां पे भी अच्छी लोग हैं, वहां पे भी सुख शांति और प्रगति चाहते हैं। तो ऐसा कोई नहीं होगा कि घर में से आतंकवादी भेजे, लेकिन वहां पे ऐसा उनको माइंड वॉश किया जाता था पहले, जो अभी कम हो गया है। और धीरे धीरे देखिए 1780 दशकों से जो जम्मू कश्मीर था उसको आने में थोड़ी देर तो होगी ना। वो प्लान भी रेडी है कि धीरे धीरे हमारे भारतीय जनता पार्टी की हमारी जितने भी मंत्री है वहां पे विजिट कर रहे हैं। हमारा प्रवास वहां पे चालू हो गया है। हम लोग छोटे छोटे कस्बों में, छोटे छोटे जिलों में वहां पे जा रहे हैं। तो देखिए ये शांति ऐसा नहीं कि 2-3 साल के लिए, हम लोग ये इसको कंटिन्यू रखना चाहते हैं। जलपा जी। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ जलपा जी,
1 मिनट का जी टाइम आपकी दे ओर दो। लौटूंगी नीरज जी ज्योतिर्नाथ जी। बात है, मैं सुन रहा हूँ बहुत अच्छी तरह से, मगर बात ये होती है कि हर एक को अपना पहलू पहलू सीधा करना है। यहाँ पहलू सीधा करने की बात नहीं है, हम पूरे देश की बात करते हैं, पूरे विश्व के अंदर जो परिस्थिति बन रही है उसकी बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जी के प्रवक्ता को शायद पता नहीं है इस चीज का कि जब भी 370 हटाया उसके पहले भी बहुत बवाल थी, पथराव था। हम खुश है 370 हटाई तो, मगर हटाने के बाद हमको कई महीने तक उस इलाकों में कर्फ्यू रखना पड़ा, उस विस्तारों में कर्फ्यू रखना पड़ा। लेह लद्दाख एक सुरक्षित एरिया है, उसको छोड़ के कश्मीर की जो हालत है, मैं नहीं कहता हूं कि ये सरकार विफल है, मगर मैं ये कहता हूं कि पहले भी दयनीय थी, अभी भी दयनीय है। ये तो कबूल करना पड़ेगा सबको। और उस हालत में सुधार लाने की कोशिश पहले भी बहुत चली है। मैं भी माधोपुर रह चुका हूं जब 370 थी, और मैंने देखा है कंडीशन क्या है, वहां जाके रुक के देखा है, और हमने पूरी परिस्थिति का मुआयना किया है। और मैं खुला बोल सकता हूं कि इतना जल्दी वहां सुधार आना मुमकिन ही नहीं है, कुछ भी कर लो, क्योंकि एक बाजू बलूचिस्तान और पाकिस्तान और तीसरी ओर से हमारा और से अफगानिस्तान वाला दबाव, ये तीनों का सीधा दबाव कश्मीर पे, हम बोले ना बोले कबूल करना पड़ेगा। और घुसपैठ ये की जो परिस्थिति वहां पे इतनी तादाद में चल रही है, हमको जिससे रोहिंग्या मुस्लिम देखते हैं इससे बुरी हालत पाकिस्तान की है, और पाकिस्तान से सीधा पंजाब, आपको थोड़े दिनों में पंजाब का भी दिखाई देगा, सीधा मायना आता है। और इसी दौरान ये भिंडरान वाले बवाल हुई और ये सब हुआ, ये इसी का एक हिस्सा है। वो हिस्सा वापस देखना मिले तो नवाई मत पड़ना, ताज्जुब मत होना, क्योंकि ये होने वाला है। ये तैयारी अभी जो बोल रहे हैं प्रधानमंत्री जी, बहुत अच्छा लगता है जी। रोज दोबारा के साथ बैठते, जरूरी है देश की सुरक्षा के लिए। जहां जहां जरूर पड़ेगी मीटिंगें भी करनी पड़ेगी, एक्शन भी करनी पड़ेगी, प्रजा को ना पता चले ऐसे एक्शन भी करने पड़ेंगे, कबूल है। मगर वहां शांति हो गई है ऐसा बोलना गलत है, जो सच्चाई है वो अलग है। जी नीरज जी आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर जब हिंदू समुदाय पर हम हमले की बात कर रहे हैं बांग्लादेश की, तो उस बीच वहां के जो सूचना राज्य मंत्री है मुराद हसन, उनका भी एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने ये स्पष्ट तौर पर बोला कि बांग्लादेश एक धर्मनिरपेक्ष देश है। जो राष्ट्रपिता थे बंगबंधु शेख मुजीबुर, उनके द्वारा जो ये 1972 की बात करें जो संविधान लाया गया था, शायद उसको वापस लाना पड़ेगा, तभी ये जो अशांति फैली हुई है वो पूरे तौर से दूर हो पाएगी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम पहली बार देख रहे हैं, हम बांग्लादेश में काफी समय से देख रहे हैं। यानी जरूरी है हर देश हो उसमें संविधान। देखिए जलपा जी, इसमें ऐसा है कि जिन जिन विश्व के जो राष्ट्र मुस्लिम बहुमतीय राष्ट्र है, वहां पर बिन सांप्रदायिकता जैसी कोई चीज है ही नहीं। वहां पर सारी कुरान की आयतों के ऊपर अपने निर्णय होते हैं, वहां की प्रजा का वर्तन होता है। मतलब एक चीज को ध्यान में रख लीजिए, कुरान की आयत, ये जो राजेश जी भी बता रहे थे कि राजनीतिक प्रेरित है, मैं उसमें मानता नहीं हूं। जो मुस्लिम बहुमती विस्तार है वहां पर इस्लाम के अलावा और किसी भी धर्म फैला फूला नहीं है। आज तक की तवारीफ देख लीजिए इस्लाम के उदय के बाद की, मतलब वहां बाकी के जो लोग थे उसकी संख्या घटती ही चली जाती है जहां पर मुस्लिम बहुमती है। एक चीज ये। दूसरा, कुरान की आयत में क्या कहते हैं कि दारुल हरब, मतलब जो गैर मुस्लिम की भूमि है पूरे विश्व में, वो भूमि दारुल इस्लाम, मतलब वो इस्लाम धर्म के अंदर संपूर्ण परिवर्तित जब तक नहीं हुए तब तक उसके ऊपर जिहाद की जाए, कत्लेआम करो गैर मुस्लिम का, ये कुरान की आयतें कहती है। जब तक ये प्रशिक्षण मदरसाओं में, देवबंद के अंदर, तालिबानी शिक्षण के अंदर दिया जाएगा, तब तक इस समस्या का कोई समाधान नहीं है। मुस्लिम समस्या चाहे सांप्रदायिकता बिन सांप्रदायिकता की बात करे, लेकिन वहां पर यह स्थापित होने वाली नहीं है, क्योंकि वहां के लोगों की मानसिकता ही कुरान के आधार के ऊपर टकी हुई है। वो किसी भी सरकार के कायदे का अमल नहीं करते हैं, उनके लिए कुरान ही पूरा कानून है। मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि जो भाई बोल रहे थे राजेश भाई कि ये राजनीतिक है,
कहीं पर भी राजनीतिक नहीं है। मुझे पूरे विश्व में एक उदाहरण दे दीजिए कि जो मुस्लिम बहुमतीय विस्तार के अंदर बाकी के धर्म फैला फूला है। पाकिस्तान में है क्या, बांग्लादेश में है क्या, अफगानिस्तान में है क्या? कोई भी मुस्लिम राष्ट्र मुझे बता दीजिए। यदि उनकी मानसिकता सबको साथ में लेके चलने की होती, हमारे कश्मीर को ही देख लीजिए, वहां पर भी हिंदू माइनॉरिटी में आ गया, आज समाप्त होने के आरे में है। मतलब हम लोग ही सोच रहे, हिंदू ही सोचते हैं कि हमको सबको साथ में लेके चलना है, लेकिन वो सोच वहां पर भी चाहिए ना। क्यों नहीं बढ़ा? क्यों पाकिस्तान के अंदर हिंदू नहीं बढ़े? क्यों बांग्लादेश में नहीं बढ़े? क्यों कश्मीर में नहीं बढ़े? क्यों अफगानिस्तान में नहीं बढ़ रहे? मतलब ये राजनीतिक प्रेरित नहीं है, ये कुरान के अनुशासन और उसकी आयतों के आधारित हमले पूरे विश्व में हो रहे हैं। ये कोई बांग्लादेश कश्मीर की बात नहीं है, ये पूरे विश्व का माहौल खराब करने के लिए ये सारे आतंकी, जिहादी और जो कुरान की आयतों का अनुशासन करके चल रहे हैं, इसके कारण से पूरी की पूरी विश्व की ये समस्या है। जहां जहां पर विनाश हुआ है वो सारे के सारे इस्लाम के ही दस्तखत है, आप ध्यान में रख लीजिए। मतलब ये मानसिकता को फिक्स कर दीजिए। और मैं ये टीवी चैनल के माध्यम से हिंदुओं को भी आह्वान करना चाह रहा हूं कि आपको कोई सरकार बचाएगी नहीं, अपनी सुरक्षा स्वयं करनी है। 1 लाख रुपए का मोबाइल रखते हैं तो साथ में 2000 की तलवार भी अपने घर में रखिए, हमारी बहन बेटियों की तभी सुरक्षा हो पाएगी। शांतिपूर्ण तरीके से सबसे पहले इसका जो है वो निराकरण लाना होगा। और जब तक बांग्लादेश की बात है तो हम, जैसे कि राजेश जी भी बता रहे थे और मैं भी इसके साथ सहमत हूं कि कूटनीतिक जो हमारी राजनीति का जो हमारा स्टेप होगा, या फिर हमारी जो विदेश नीति होगी, या फिर वहां पर के जो मंत्रालय है उसके साथ कम्युनिकेशन भी उतना ही जरूरी होगा। और जहां तक बात है हमारे देश की, तो ये याद रखना है कि अशांति से किसी का भला नहीं हुआ। शायद हम नुकसान करते हैं तो सरकारी संपत्ति का ही करते हैं, और फिर ये होता है कि वही दुश्मनी कुछ सालों तक वहां जो भी स्टेट में हो रही है या जो भी इलाके में हो रही है उसका विकास नहीं होने देती। यानी ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं विदेशी अगर प्रेरित भी ये सब कुछ चीजें हो रही है कि भारत में को ध्यान कैसे भटका दे, या फिर कैसे हम अंदर ही वहां पर झगड़ा लगा दे, तो उस सब चीजों से हमें बचना होगा। और फिर ऐसा भी है कि फिर तो जवाब देना अगर कुछ ज्यादा होता है तो फिर आता ही। अगर हम बात करते हैं विदेश की, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो आप सभी दंगल देश का में मेरे साथ जुड़े, इसीलिए आप सभी का शुक्रिया। तो दंगल देश का में आज का हमारा ये मुद्दा था कि जिस तरीके से बांग्लादेश में हम देख रहे हैं कि लगातार हिंदुओं पर हमला जारी है, एक अफवाह फैली गई और उस अफवाह के चलते हमने देखा गया कि वहां पर हिंदुओं के घर जलाए गए, मारा भी गया। हमने ये भी देखा कि दुर्गा पंडालों में किस तरह आगजनी की घटनाएं हुए, किस तरह वहां पर जो बाहर डेकोरेशन लगा था उसे भी तोड़ दिया गया। लेकिन सोचने वाली बात ये भी है कि ये जो सारी घटनाएं घटित हो रही है क्यों? कश्मीर की अगर हम बात करें, वहां पे हमने देखा कि किस तरह आतंकवादी जो है वो निशाना बना रहे हैं, कश्मीरी पंडित हो या हिंदू हो, कहीं ना कहीं उन्हें वहां पर भी वो माहौल पैदा करना है। बांग्लादेश की जब तक बात है तब तक सरकार अपनी ओर से तो प्रयास करेगी ही कि वहां पर जो हिंदुओं के साथ हो रहा है वो क्यों हो रहा है और वहां की सरकार आगे क्या एक्शन लेगी। ये सब कुछ जो भी चीजें हो रही है उसकी निष्पक्ष जांच भी होनी चाहिए, जो भी गुनहगार है उसको सजा भी होनी चाहिए। और जब तक भारत देश की बात है, हमें ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं किसी के उकसावे में या किसी की जो चालाक नीति है उसमें हम फंस ना जाए, क्योंकि लोग चाहते ही है कि अगर देश का, किसी भी देश का ध्यान अगर भटकाना है तो वहां पर अंदरूनी जो कलह है उसको चिंगारी दे दो। और जब तक बात है कश्मीर की, कश्मीर में चाहे किसी का जो भी प्रयास हो, लेकिन फिर भी कश्मीर हमारा है, हमारा था और हमारा रहेगा। और आने वाले कल में जैसे हमारे दूसरे जो राज्य हैं वहां पर भी चुनाव होता है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से सब अपना नेता चुनते हैं, वैसा बहुत ही जल्द कश्मीर में भी, जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिलेगा। और शायद ये उसी का परिणाम है कि जिस तरह वहां पर बोला गया, अगर भाजपा की बात करो तो वहां के दिल्ली मंत्रालय है वहां से कहीं वहां पर संदेशा पहुंचाया गया कि कैसे जम्मू कश्मीर का विकास हो, उस दिशा में आगे प्रयास करना है। वहां पर बीजेपी की ओर से ये भी कहा गया स्थानिक नेताओं का कि आप लोगों के साथ जाओ, उनकी समस्या सुनो, उसका कैसे सॉल्यूशन लाना है उस और कदम उठाओ।
यानी कहीं ना कहीं डर भी है अंदरूनी। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात कर ले, वहां के स्थानिक जो नेता है उनकी बात कर ले, जिनको डर है कि अगर यहाँ पर चुनाव हुआ तो फिर हमारा दबदबा फिर कम हो जाएगा, या फिर यहाँ पर भूल से भी सीमांकन हो गया तो फिर हमारा क्या होगा। और बांग्लादेश की बात है तो फिर से एक बार ये तो जो कि बांग्लादेश का तो ये जो इतिहास है वही रक्त से बहती हुई नदी का रहा है, क्योंकि पहले भी हमने देखा है कि वहां पर हिंदुओं के साथ क्या हुआ है। लेकिन जरूरत है अब सरकार को भी कि वो बांग्लादेश को भी स्पष्ट शब्दों में बता दे कि ये जो अन्याय हिंदुओं के साथ वहां हो रहा है वो हरगिज नहीं होगा। और साथ में हमें ये भी ध्यान रखें कि वहां पर जो घटना घटित हो रही है उसकी जो चिंगारी है वो देश में कहीं गलत तरीके से ना फूट निकले, क्योंकि ये देश हित में नहीं होगा। तो दंगल देश का मैं अभी बस इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहे के न्यूज के साथ। नमस्कार।